चैनल, देश का अपना चैनल। हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और बातचीत में जब बाइडेन ने गांधी जी का जिक्र किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज वास्तव में दुनिया को गांधी के बनाए अहिंसा, सहिष्णुता और आदर के मूल्यों की ज़्यादा ज़रूरत है। वैष्णव जन तो तेरे कोई अमन और एकता के नकीब गांधी जी आज इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं उर्दू और हिंदी के दो प्रख्यात विद्वान। हमारे बीच उर्दू की दुनिया के जानी मानी शख्सियत, शायर, दानिश्वर, तनकीद निगार प्रोफेसर खालिद अलवी साहब जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है खालिद साहब इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रख्यात कवि, शायर और कमेंटेटर जिनकी आवाज़ राजपथ और लाल किले से आप सब सुनते आए हैं और बहुत सारे समारोहों का उन्होंने आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात यहाँ से शुरू करती हूँ कि जितना हम विकास की एक लंबी यात्रा तय करके आए हैं और जितना हम सभ्य हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, उतनी ही हथियारों की, अस्त्र शस्त्रों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बाज़ारवाद ने हम सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया है और पूरी दुनिया इस दौड़ में शामिल है और हालात कभी कभी यहाँ तक हो जाते हैं कि हिंसा की नौबत आ जाती है। तो गांधी जी ने शस्त्र की ताकत के सामने सत्य की ताकत को ऊपर रखा था और शस्त्र की ताकत को उन्होंने हरा दिया था। तो खालिद साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो तो शायद इस बात को समझे भी ना कि कभी कुछ ऐसा भी हुआ था। तो आप अहिंसा की जो बात है उसको आप किस तरह से बताते हैं? देखिए, जब गांधी जी का ख्याल आता है तो मुझे सार्थ का एक जुमला याद आता है कि गांधी जी के इंतकाल के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक वॉल्यूम शाये किया था, उसमें सार्थ का एक लेटर भी था। तो सार्थ ने ये लिखा था कि कुछ दिनों के बाद लोगों को ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि सचमुच इस तरह का एक आदमी, गोश्त पोस्त का एक आदमी चलता फिरता था हिंदुस्तान में। यानी उनकी जो एक तिलिस्मी शख्सियत थी उसके बारे में ये यकीन करना कि उन्होंने इतनी ताकतवर हुकूमत को अपने बग़ैर तशद्दुद के हरा दिया, अदम तशद्दुद के हथियार से उन्होंने हरा दिया। और तो ये ऐसा लगता है कि वाकई आज, बल्कि हम भी उस जनरेशन में शामिल हैं और आप भी उस जनरेशन में शामिल हैं कि जिन्होंने गांधी जी को नहीं देखा। गांधी जी के बहुत बाद में हम लोग पैदा हुए, लेकिन अब की जनरेशन के लिए ये यकीन करना वाकई मुश्किल है कि ऐसी शख्सियत चलती फिरती थी, हमारी दुनिया में मौजूद थी। तो हमें ऐसा लगता है कि शुरू से आखिर तक उनकी ज़िंदगी एक ख़ास तरह के, ख़ास लाए अमल के तहत चलती रही, जिसी ने उन्हें एक अजीम इंसान बना दिया। अगर हमें बहुत उनके अफ्रीका के बारे में, लंदन के बारे में हमें सबको मालूमात हैं, लेकिन उनकी शख्सियत में जो सबसे ज़्यादा असर था वो उनकी वालदा का था, पुतली बाई का, जिनका जिक्र हम लोग बहुत कम करते हैं। उस ज़माने में आप ये देखिए कि पिछली सेंचुरी से भी पिछली सेंचुरी में एक बुज़ुर्ग खातून न सिर्फ गीता पढ़ती हैं बल्कि ऐसी किताबें पढ़ती हैं कि जिसमें इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का और दूसरे मज़ाहिब का जिक्र है और वो इन तमाम मज़हबों को समझने की कोशिश करती है। तो वहीं से गांधी जी को जो एक वुसअत नज़री मिली कि तमाम मज़हबों को समझना और उनका एहतराम करना।
पुतलीबाई के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन उनकी तालीमात जो हैं वो गांधी जी के ज़िंदगी पर हमेशा असरअंदाज रहीं। जब वो लंदन गए, आपको मालूम है कि वो बॉम्बे में उन्होंने एडमिशन लिया था एक कॉलेज में, वहाँ से छोड़ के जब गए तो लोगों ने उनसे कहा कि आपको बिरादरी से निकाल दिया जाएगा, आप लंदन जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में लंदन जाना। लेकिन वो गए और वहाँ जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी उसी तरह से कायम रखी जिस तरह वो सोच के गए थे। और अजीब बात यह है कि वहाँ पे एक लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी थी, गांधी जी ने उसे ज्वाइन किया, उसमें अहम रुकन बन गए। और वहाँ एक मिस्टर हिल थे जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, लेकिन इस सोसाइटी के ऑलमोस्ट फाउंडर थे। वो फाउंडर नहीं थे लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट फाउंडर थे और इसके बहुत असरअंदाज होते थे। तो उनके साथ इनके बहुत गहरे ताल्लुकात हो गए। उम्र में बहुत बड़े थे गांधी जी से, लेकिन एक छोटी बात पर एक आदमी को वो मेंबरशिप से निकालना चाहते थे। गांधी जी ने उनसे इख्तलाफ किया। तो ये पहला प्रोटेस्ट है जो गांधी जी की ज़िंदगी में नज़र आता है। और उसूलों के लिए उन्होंने कहा कि अगर किसी आदमी के, और वो जिस मेंबर को वो निकालना चाहते थे, उनके नज़रियात फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ मिस्टर हिल से अलग थे, तो वो इसलिए उन्हें निकालना चाहते थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर किसी के नज़रियात हमसे अलग हैं तो उसकी रुकनियत से खारिज कर दिया जाए, उसको मेंबरशिप से निकाल दिया जाए, ये बात मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। देखिए, आज जिस तरह से हम तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन उतना ही हम अकेले होते जा रहे हैं। और आज समाज में असत्य, अवसरवाद, धोखा, स्वार्थपरता जैसी जो विचार हैं वो हावी होते जा रहे हैं आज समाज में। तो वाजपेयी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज के ये जो वातावरण समाज का बना हुआ है, इसमें गांधी जी के मूल जो विचार हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, वो किस तरह से हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनको पुनर्प्रतिष्ठापित करने में कारगर हो सकते हैं? जी जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन इसके पहले जो आपने बात की थी अहिंसा की, आज की जो पीढ़ी है उसके लिए बताने के लिए बहुत ज़रूरी है, उस अहिंसा को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अहिंसा को उन्होंने क्यों अपनाया ये भी समझना पड़ेगा, उन दिनों के हालात को समझना पड़ेगा। और हमें भूलना नहीं चाहिए, अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो बराक ओबामा साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो मैं राष्ट्रपति नहीं बनता, क्योंकि अश्वेत थे, अमेरिका के इतिहास में पहले वो बने। और आज आप सोचिए, क्या ये संभव था कि नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बन जाते? अभी जो बने हमारे राष्ट्रपति, आप हम जानते क्रिकेट का हमने कितना बहिष्कार किया खालिद साहब अफ्रीका की टीम का, क्योंकि सब गोरे होते थे। आज वो ओलंपिक्स में खेल रहे हैं अश्वेत, और कैसी बदतर हालत थी, जानवरों से बदतर उनकी जिंदगी थी। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने उस सारे हिंदुस्तानियों को, अश्वेतों को, सबको जोड़ दिया। अब एक कानून उन्होंने पास किया कि जो अफ्रीका की अदालत में रजिस्टर नहीं है जो शादी, वो मानी जाएगी। तो उन्होंने घर आए कस्तूरबा से कहा कि भाई आज से हम तुम तो पति पत्नी रहे नहीं, अब कस्तूरबा जी चौकी ये क्या मसला है। तो फिर आप सोचिए कि एक जुलूस निकाला 6 किलो, आज उसको आपको कल्पना करना मुश्किल होगा। भारत की उन सारी महिलाओं को जोड़ के कस्तूरबा जी आगे थी, उसका लीड कर रही थी। 6 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला, दक्षिण अफ्रीका की सरकार हिल गई। तो वो उस समय, तो अब गांधी जी चले जा रहे हैं, लंदन से बैरिस्टर बन के आए थे, सूट बूट पहने हुए, टाई वाई लगा के चले जा रहे हैं। सड़क पे पीछे से वो पुलिस वाला गोरा जो है वो उनको डंडे मारता है कि वो वहाँ चल नहीं सकते थे, उनके लिए चलने के लिए अलग फुटपाथ होता था, ये सब होता था। तो उन हालात को हमें समझना पड़ेगा। और तो जब उन्होंने अफ्रीका की सरकार को झुका लिया तो उन्हें एक बहुत बड़ी, एक जिसको कहते हैं कि हमेशा के लिए एक ताकत मिल गई। पूरी दुनिया चौंक गई, पूरी दुनिया में एक चमत्कार जैसा ये हुआ। तो उन्होंने देखा कि जनता की जो ताकत है, जनशक्ति जो है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो जब वो आप चंपारण में जब जाते हैं तो वहाँ भी वही करते हैं, उनको जनता को जोड़ लेते हैं, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल जाता है। सैकड़ों साल से जो किसानों की वहाँ हालत थी, नील की खेती थी, जो इस तरह का वहाँ एक्सप्लॉयटेशन था, शोषण था, इतना अत्याचार था, दमन था, वो सब वहाँ पे ख़त्म होता है। कानून बदल जाता है, असेंबली में कानून बदलता है, वो जो कामयाबी मिलती वो फिर उन्हें आगे का रास्ता दिखाती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देखिए, जब 1857 में वो तो बाकायदा हथियार वाली जंग थी, लेकिन उन्होंने किस तरह लोगों को, पुरानी दिल्ली में शायद कोई मकान मिले जिसके एक एक घर से कहीं ना कहीं से कोई नौजवान शहीद नहीं हुआ, तो उन्होंने इतनी बुरी तरह दमन किया था, वो भी उनके जहन में था।
तो वो हालात को समझिए, 90% लोग गांव में थे, निरक्षर थे, गरीबी इतनी भयानक थी। तो आप सोचिए, इसलिए उन्होंने एक रास्ता चुना अहिंसा का, सत्याग्रह का, कि हम अपनी बात पे डटेंगे। गांधी जी को आप पढ़ें, मैंने कहीं कहा था कि वो तो ऐसी एटीएम मशीन है कि कोई भी आदमी जरा सा भी परेशान है, किसी भी तरह की परेशानी हो, गांधी जी से सीख ले लीजिए और अपनी जिंदगी, कोई इंसान सुधार सकता है, कोई समाज, कोई सोसाइटी सुधार सकती है, कोई मुल्क सुधार सकता है। और खासकर आखिरी बात कहता हूं कि देखिए, पेरिस में जब ये हुआ, बहुत बड़ा ये अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो उन्होंने एक जुलूस निकाला। अब वो सब वो गांधी जी की तस्वीर लिए हुए थे, गांधी जी ने जो कहा है वो तख्तियाँ लिए हुए। अब ये जुलूस निकला पेरिस में, और उसमें यही कहा गया था कि अगर दुनिया को बचाना है तो गांधी जी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब ये जो जुलूस निकला था, इसमें ना तो कोई गांधी वाली संस्थाओं का कोई योगदान था, ना कोई वो वहाँ की हमारे हिंदुस्तान का जो वो था दूतावास, ना उसका कोई रोल था। ये अपनी तरफ से पेरिस के इंटेलेक्चुअल्स ने ये निकाला था। तो दुनिया जो है गांधी जी को पहचान रही है, मान रही है। आपने अहिंसा की बात की, नैतिक मूल्यों की बात की, और आज जो पूरा विश्व जो है वो शस्त्रों की स्पर्धा में जहां लगा हुआ है, वहीं हम सब देख रहे हैं कि हम एक छोटे से वायरस को उस शस्त्रों से नहीं मार सके। और गांधी जी ने तो बहुत पहले पर्यावरण के प्रति हमें चेता दिया था और आत्मनिर्भरता की बात की थी, और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत की बात की है। जी वाजपेयी जी। हाँ, तो मैं यही कह रहा, देखिए अब जैसे एक बात और जोड़ूंगा। अब क्या होता है कि एक क्रांतिकारियों की धारा थी, ठीक है, और एक हमारे गांधी जी का रास्ता था। दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है। अब देखिए, अब वो हमारे अशफाक उल्लाह खान साहब, वो तो रेवोल्यूशनरी, वो तो क्रांतिकारी, वो क्या करें, वो शायर थे, कहते हैं बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का, चरखे से जमीन को हम ता चरख गुंजा देंगे। अब वो चरखे की बात शही अशफाक उल्लाह साहब कर रहे हैं। पूरी गजल में इसी तरह की बातें हैं, हटने के नहीं पीछे, डर कर कभी जुल्मों से तुम हाथ उठाओगे, यानी गोली चलाओ, लाठी चलाओ, तुम हाथ उठाओगे हम पांव बढ़ा देंगे, यानी हम आगे बढ़ के आएंगे कि आओ भाई लाठी मारो। तो वो कौन कह रहा है? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ये जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसमें जो बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि अचिन्हे रह गए और उनकी पहचान अब की जा रही है। तो खालिद साहब, उस समय में ऐसे उर्दू के कौन से जो शायर हुए जो कि गांधी जी से मुतासिर हुए और उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से गांधी जी की बात जन जन तक पहुँचाई? जहाँ तक आपने साहित्य और अदब की बात की, देखिए गांधी जी का इतना असर है साहित्य में। अजीब बात यह कि गांधी, अकबर इलाहाबादी हमारे पहले बड़े शायर हैं जिन्होंने गांधी जी का जिक्र किया, और 1921 में उनका इंतकाल हो गया। तो आप ये समझिए कि गांधी जी की सियासत भी उस वक्त उरूज पर नहीं आई थी, लेकिन उनका एतराफ़ात इतने थे कि गांधी, पूरी एक किताब है गांधी नामा उन्होंने लिखी है। उसमें लिखा है कि इनकलाब आया, नई दुनिया नई हंगामा है, शाहनामा हो चुका अब दौरे गांधी नामा है। गांधी नामा के नाम से पूरी एक किताब है। शाहनामा एक किताब है पर्शियन की, जो फिरदौसी का बहुत बड़ी किताब है, उसे दुनिया की बड़ी किताबों में माना जाता है, दुनिया का बहुत बड़ा एपिक है। तो वो कहते हैं वो ज़माना ख़त्म हो गया है, अब इनका ज़माना है। गांधी जी इस मायने में साहित्यकार नहीं थे कि शायरी नहीं करते थे, कहानी नहीं लिखते थे, लेकिन लेखक थे, बड़े राइटर थे। आप जानते हैं कि एडिटोरियल लिखते थे, किताबें लिखी हैं। मगर उर्दू साहित्य के, उर्दू अदब के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी लातादाद पर्सनालिटीज़ हैं जो उनसे बेपनाह मुतासिर हैं और जिनकी तहरीरें उनसे मुतासिर हैं। पहला बड़ा नाम तो हमारे सामने प्रेमचंद का है। अब देखिए, प्रेमचंद गांधीयन थे, उनकी आप देखिए कि जगह जगह उनकी कहानियों में नज़र आता है। और कभी कभी ऐसे साहित्यकार जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, मसलन मंटो। मंटो का आमतौर से लोग कहते हैं फौश निगार था, उरिया निगार था, तवाइफों की कहानी लिखता था, लेकिन वो एक अलग बहस है। मगर गांधी जी के बारे में उन्होंने स्वराज एक कहानी लिखी, 1919 का एक वाक़या उन्होंने कहानी लिखी जलियांवाला वाक़े पे, और 5 कहानियाँ उनकी ऐसी हैं जिसमें बराह रास्त या बिलवास्ता गांधी जी का जिक्र है। शायर तो मेरे ख्याल से उस ज़माने में, चूँकि 1936 में एक तरक्की पसंद तहरीक शुरू हो चुकी थी, तो तरक्की पसंद तहरीक का कोई शायर ऐसा नहीं था जो गांधी जी से मुतासिर ना हो। जोश मलियाबादी
जोश मलियावादी कहते थे भाई गांधी जी की ये बात तो मुझे अच्छी नहीं लगती कि वो शराबबंदी करते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो गांधी से बहुत मुतासिर थे। सरदार जाफरी और जितने भी ये तरक्की पसंद शायर थे, मजाज की तो एक बहुत मशहूर नज़्म है उनके इंतकाल पे कि हिंदू चला गया ना मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया। और ऐसे शायर जिनके बारे में हम ये सोच नहीं सकते, जैसे जिगर मुरादाबादी, वो आप जानते हैं कि शराब की शायरी करते थे और इसलिए मुशायरों में बड़े मकबूल थे, तरन्नुम से पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने गांधी जी के इंतकाल पर एक ऐसी नज़्म लिखी जो आज भी उसे सुनकर जो है, उसे पढ़कर जो है आँखों में आंसू भर आते हैं। उन्होंने बराह रास्त इस तरह जिक्र नहीं किया कि कोई चला गया इस महफिल से, लेकिन वो कहते हैं कि वही है शोर हाउ, वही हुजूम मर्द ज़न, मगर वो हुस्न ज़िंदगी, मगर वो जन्नत वतन। यानी मगर करके कहते हैं ये चीज़ें कहाँ हैं, क्या बात। कि वही ज़मीन वही ज़मा वही मकी वही मका, मगर सुरूर यक दिली मगर निशात अंजुमन, वही सितारे हैं मगर कहाँ वो महताब हिंद, वही है अंजुमन मगर कहाँ वो सदर अंजुमन। दशूर वाहिदी, आनंद नारायण मुल्ला, रवि सिद्दीकी, ये इन लोगों का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि तरक्की पसंद लोग तो इस तरह की नज़में लिखते थे। आज़ादी पे नज़में लिखी उन्होंने, गांधी जी पे लिखी, लेनिन पे लिखी, जवाहरलाल नेहरू पे लिखी, लेकिन उन्होंने ऐसा गज़ल के वो शायर जो बिल्कुल अपने रास्ते से ज़रा सा हटना नहीं चाहते थे और पुरानी डगर पर चलते थे, उन्होंने लातादाद ऐसे शेर कहे। नशूर वाहिदी जो वाजपेयी जी जानते हैं कि बड़े शायर थे, मशायरों में हमारे ज़माने तक आते रहे हो, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक गज़ल लिखी है। उसके 2-3 शेर आप सुन लीजिए कि शब एशिया के अंधेरों में सरे राह जिसकी थी रोशनी, वो गोहर किसी ने छुपा लिया, वो दिया किसी ने बुझा दिया। क्या बात। वो हमेशा के लिए चुप हुए मगर जहाँ को ज़बान दी, वो हमेशा के लिए सो गए मगर जहाँ को जगा दिया। क्या बात। रवि सिद्दीकी ने जो गांधी की बेसिक आइडियोलॉजी थी हिंदू मुस्लिम एकता की, उसकी तरफ इशारा उन्होंने किया है कि सनम कदों में बढ़ा एतबार अहले हरम, हरम ने दैर नशीनों का एहतराम किया। सनम कदों में यानी मंदिरों में, और हरम ने मस्जिदों में, कि ये सब एक दूसरे का एहतराम करने लगे, मोहब्बत करने लगे इस आदमी की वजह से। अच्छा, ये तो थी शायराओं पर असर होने की बात, लेकिन गांधी जी खुद इकबाल का सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उन्होंने कई बार सुना, और इकबाल की मौत पर जो उन्होंने एक ताज़ियाती ख़त लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं इकबाल से कभी मिलने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी ये नज़्म जो है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं इसे तन्हाई में सुनता हूँ, और मुझे जब भी कुछ ऐसा महसूस होता है कि मुझे तन्हाई हो तो मैं ये नज़्म सुनता हूँ। एक तरक्की पसंदों में मशहूर शायर थे मजाज, आप जानते हैं जी। तो पूना में आगा खां पैलेस में ये सब लोग गांधी जी ठहरे हुए थे, तो ये सब लोग मिलने गए। अब जाहिर है कि गांधी जी बहुत ज़्यादा उर्दू शायरी और पर्शियन शायरी नहीं समझते थे, मगर मजाज की एक नज़्म थी नन्ही पुजारी, उसके बारे में गांधी जी को किसी ने बताया था, तो गांधी उस नज़्म को गांधी जी ने फरमाइश की और 2 बार सुना। और नन्ही पुजारन बहुत छोटी सी है, एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन, पतली बाहें पतली गर्दन, भोर भये मंदिर आई है, आई नहीं है माल आई है, क्या बात। वक्त से पहले जाग उठी है, नींद भी आंखों में भरी है, दिल में लेकिन ध्यान नहीं है, पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है, खुद तो आई है मंदिर में, दिल है मगर गुड़िया के घर में। क्या बात। तो अब गांधी जी ने 2 बार मजाज से ये नज़्म सुनी, और दूसरी बार ये हुआ सरदार जाफरी उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा तुम अपने दोस्त को नहीं लाए जिसने वो मंदिर की नन्ही पुजारन नज़्म लिखी है। दूसरा ये कि तालीमी नज़रियात पे देखिए, अदब की बात है, तो गांधी जी ने 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में जाके ये कहा था कि तुम्हारी जो तालीम है, तुम्हारा जो तरीक़ा तालीम है, उससे हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचता है, वो उससे हम आहंग नहीं है। और वहीं से आने के बाद उन्होंने वारधा स्कीम की थी, जिसके डॉक्टर जाकिर हुसैन को प्रेसिडेंट बनाया था, और गांधी जी का ज़बान के बारे में एक नज़रिया था। गांधी जी कहते थे कि हिंदुस्तान की ज़बान हिंदुस्तानी होनी चाहिए, वही जिसे उर्दू स्क्रिप्ट या देवनागरी में लिखा जाता है। अगर ये मामला इम्प्लीमेंट हो जाता, गांधी जी का ये नज़रिया पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता, तो शायद जो ज़बान के मसाइल आज हम देखते हैं वो ना होते। उन्होंने कहा ये जो लिंग्विस्टिक के लोग हैं वो आज भी मानते हैं कि दुनिया की कोई ज़बानें इतनी करीब नहीं हैं जितनी ये दोनों ज़बानें हैं। ग्रामर एक है,
आप अगर हिंदी बोलते हैं तो बाहर वाले लोग जो उर्दू पढ़ के जाते हैं वो ये समझते हैं आप उर्दू बोल रहे हैं, या हमें उर्दू बोलते हैं तो लोग कहते हैं हिंदी बोल रहे हैं। अगर हम बिल्कुल संस्कृताइज या पर्शियनाइज्ड उर्दू हिंदी ना बोलें, तो गांधी जी का नज़रिया ज़बान के बारे में यही था कि ज़बान वो जो जिसे हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिंदू मुसलमान बोलते हैं और साउथ की बहुत से सूबों में वो समझी जाती है, उसको हम इस देवनागरी में लिखें या उर्दू में लिखें, वो हमारी ज़बान है। ये गांधी जी का ज़बान जी 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 जी। तो थोड़ा सा अब फिर से एक बार पीछे की तरफ चलती हूँ और वाजपेयी जी से मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे वो जो हमारा समय था उस समय चरखे की बात, स्वदेशी की बात, कैसे कविताओं के माध्यम से, मुझे लगता है कि उस समय पूरा जो मुल्क था हमारी जो उसमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा कि जो कि स्वाधीनता संग्राम से ना जुड़ा हो, और कैसे जो चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो गीतकार हो, चाहे वो संगीतकार हो, सब कहीं ना कहीं इन कविताओं के माध्यम से एक अलग भी जगा रहे थे और कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़े थे। किस तरह से? अभी तो एक नेशनल आर्काइव्स की पहल पे एक 419 पेज की किताब आई जिन्होंने लिखी है, मेरे मित्र हैं राकेश पांडे जी। उसमें प्रतिबंधित साहित्य में, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित साहित्य में गांधी, ये उसका टाइटल है। तो उसमें 300 के आसपास, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो वो कविता, और ये कविताएं हैं, लोक कविताएं हैं, और ये कैसे छोटे छोटे पर्चों में, छोटी छोटी ऐसी पुस्तिका जो होती है ना, किताब उस तरह के ब्रोशर टाइप के, तो उनमें वो बांटी जाती थी। कोई वकीलों के लिए है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। ये अब कैसे, देखिए एक उदाहरण देता हूँ, आल्हा। अब ये कोई हैं हमारे, बहुत से लोग नाम देते थे, बहुत से नहीं देते थे। कजरी, भजन, इन सब के माध्यम से कहीं जी, तो सत्य देखिए, सुनाता हूँ कि सत्याग्रह की कठिन मार से व्याकुल भारत की सरकार, दमनकरण को सत्याग्रह को जारी हुक्म की ओ सरकार, 6 महीना को जेल में जई हैं, आर्डिनेंस दए बनवाए, बदी हमारी को जो छापे ताको प्रेस जब तो हो जाए। तो अब ये पूरा आला है, और ये अकेला आला नहीं है, कजरी, कुछ भी जितनी लोक विधाएं हैं सब में जो है उस तरह पर्चे उस तरह बांटे गए, जेल गए लोग। तो ये एक सिलसिला, और यही नहीं, आप देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों, कोई देश की जितनी भाषाएं हैं, जितने महान कवि हैं, सब ने गांधी पे लिखा है। मैथिली शरण गुप्त हों, या आप नाम लेते चले चलिए, वहाँ से चल के भवानी प्रसाद मिश्र तक, और जो भी हैं, सब ने इतना इतना सारा लिखा। और जो लोकगीत है, और खाली यही नहीं, जितनी हमारी ये जो बोलियां हैं, अवधी है, ब्रिज है, भोजपुरी है, जहाँ, और पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, जो चाहे असम में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, जितनी भी बोलियां हैं उनमें सब में ये गांधी जी आते हैं। 90% आपको गांधी जी मिलेंगे उसमें। और उसमें लोकगीतों में क्या है वो, यानी देखिए क्या हिंदुस्तान में हम जानते हैं कि कितना, मतलब एक पति के लिए एक पत्नी क्या करती है, लेकिन लोकगीत में पत्नी कह रही है पति से कि तुम ऐसे ही घर में बैठे रहो। वो गांधी बाबा बुला रहे हैं और जाओ, और जाके चरखा तो घर घर आकर पहुंच जाता था कि सत्याग्रह में शामिल हो और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो और शहीद होने तक की वो कामना करती है। ये देखिए, तो वो इतना कुछ लिखा गया है। अब वो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी चीज़ें जमा की जा रही हैं और जमा होनी चाहिए। और 5000 लोग जो हम, जैसा कि हमने सुना है, करीब करीब वो इस तरह की चीज़ें, ऐसे जो लोग जिनका जिक्र नहीं होता, जो पकड़े गए, जेल में गए और तरह तरह की यातनाएं से, वो सब हैं। हम बात करें गांधी जी के सपनों के भारत की, तो क्या कहेंगे खालिद अलवी साहब? देखिए, मैं वाजपेयी जी की बात ज़रा सा आगे बढ़ाता हूँ। ये बात मुझे वाकई ख्याल आया कि हमने बचपन में अपने इलाके में, जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है, मैंने कुछ ऐसी लोकगीत या यानी लोकल नज़में सुनी हैं जिनमें गांधी जी का जिक्र, गांधी जी के आदर्शों का जिक्र था, जो अब नज़र नहीं आती। तो अच्छा, उर्दू में चूँकि जो लोक साहित्य है वो नहीं के बराबर है, तो वो तो महफूज नहीं हुई, लेकिन ऐसी ज़ब्त शुदा नज़में के नाम से अली जवाद ज़ैदी ने भी किताब लिखी, खलील अंजुम ने भी एक किताब मुरतब की, जिसमें ऐसी बहुत सारी नज़में हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये सब बहुत इन्हें आला मेयार की लिटरेरी नज़में हैं, लेकिन वो जो लोकल शायरों ने या लोकल लोगों ने बिल्कुल लोकगीत की तरह से लिखा, उनको भी महफूज किया जाना चाहिए। जो वाजपेयी जी ने कहा, और मेरे जहन में भी अब आया कि ऐसा मेरे ख्याल से हर इलाके, हर गाँव और हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो बहुत कुछ गांधी जी के बारे में कहा गया होगा और अब उसे
महफूज नहीं किया गया। दूसरी अदब की बात वो हुई जिस पे मेरे ख्याल से टॉलस्टॉय का अगर जिक्र ना किया जाए तो अधूरा रहेगा, क्योंकि गांधी जी सबसे ज़्यादा टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ये किताब उन्होंने पढ़ी थी और इससे बहुत मुतासिर हुए थे। और ट्रांसवेल गवर्नमेंट जो थी अफ्रीका में, उसने जब ये तय किया कि चाइनीज़ और हिंदुस्तानी कॉलोनीज़ जो है उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा, यानी एक तरह से ये समझ लीजिए कि अलग उन्हें किया जाएगा, तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म कायम किया, जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी और दूसरे लोग थे। देखिए उसमें अब सिर्फ हिंदुस्तानियों के नहीं लड़े, वो चाइनीज़ के लिए भी लड़े वहाँ, और पहला प्रोटेस्ट, पहला सत्याग्रह जो है वो वहाँ किया। और देखिए दूसरा ये मैं समझता हूँ कि मैंने जैसे अभी पहले अर्ज़ किया था कि उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से आप ये देखिए, जब वो यहाँ आए वकालत करने तो उनकी वकालत कुछ ज़्यादा चली नहीं, तो वो पिटिशन्स लिखने लगे थे। तो उनको एक अब्दुल्ला नाम के एक गुजराती बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने भाई अहमद भाई के मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा और बाकायदा बहुत ज़्यादा उन्हें पैसों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे पेश किए जा रहे थे, अच्छे खासे उस ज़माने के लिहाज से। लेकिन गांधी जी ने वहाँ जाने के बाद ये कोशिश की कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए उनका, जिसमें वकील को नुकसान होता है। उन्होंने ये नहीं किया कि इस केस को प्रोलॉन्ग करें और बढ़ें, तो ये एक बिल्कुल बहैसियत वकील एक नई चीज़ थी। गांधी जी ने ये कहा कि फैमिली कोर्ट्स होने चाहिए, कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक आध जगह हो गया तो ये थोड़ी, तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। आज अब आप देखिए कि जब यहाँ हमारे यहाँ तलाक का झगड़ा होता है, डोरी का झगड़ा होता है, तो हम फैमिली कोर्ट बनाते हैं, पहले कहते हैं कि फैमिली कोर्ट। तो ये वही नज़रिया है जो गांधी जी ने दिया और जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि गांधी जी का ये बात कही गई कि गांधी जी ने उनके सहाफ़त पे, जिसे कहते हैं उनकी जो जर्नलिज्म है, उस पर अच्छी खासी बात भी हुई, उनके सारे वॉल्यूम शाये हो चुके हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर हम आज की सहाफ़त से उनकी सहाफ़त का मुकाबला करें तो उसमें लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। आज के लिए वो बहुत बड़ा आईना है। अगर उनके एडिटोरियल सामने आ जाएं, सिर्फ जो छप चुके हैं हम लोग सिर्फ पढ़ना शुरू कर दें, उनकी ज़रूरत है। 20 वॉल्यूम में यहाँ मौजूद है। तो गांधी जी ने सहाफ़त भी एक सिखाई, हम उस तरीके से सियासत भी सिखाई, तालीम के बारे में उनका नज़रिया, उनके लिपि के बारे में उनका नज़रिया, जो हिंदुस्तानियों के लिए हर तरह से सोचते थे, उनके बारे में उनका नज़रिया। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये बात मुझे भी याद आती है जो मैंने सबसे पहले अर्ज़ की थी शुरू में, सार्थर की, कि वाकई एक ऐसा आदमी, यकीन करना मुश्किल है, जो हर चीज़ पर सोचता था और हमारी तरह चलता फिरता था एक आदमी। जब वो ब्रिटेन गए थे तो उन्होंने जॉर्ज फिफ्थ से मुलाकात की, तो चर्चिल जो बड़े कंजर्वेटिव पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि एक नंगा फ़कीर आया है और अपने आप को शो करता फिर रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने मज़दूरों से भी मुलाकात की। तो ये गांधी जी का किरदार था। जी 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 जी। तो सपनों के भारत की बात मैं कर रही थी, वाजपेयी जी बताएं। जो गांधी जी बता गए उसको पढ़ लें, जान लें, हिंद स्वराज पढ़ लें। हिंदुस्तान की सारी जो है जितनी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जितनी समस्याएं हमारे सामने हैं, उनका कहीं ना कहीं हल जो है हमें मिल जाना यकीनन है। और जो हम रिलेवेंस की आज बात करते हैं, पूरी दुनिया, जैसे मैंने कहा, अब बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। अब गांधी जी तो चूंकि ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे तो जाहिर है कि उनको तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिलना था, लेकिन उनके रास्ते पे चल के कम से कम 8-9 लोग नोबेल प्राइज़ पा चुके हैं। गांधी जी ही एक अंतिम विकल्प जिसको कहते हैं, अगर दुनिया को बचाना है, कुदरत का ये जो कहर उसको बचाना है, और ये पर्यावरण जिस तरह का भी चल रहा, हम सेव अर्थ डे मनाते हैं, उसकी नौबत नहीं आती अगर गांधी जी के रास्ते पे चलते। तो ये है मेरा मानना है कि गांधी जी को ही फिर से हमें समझना पड़ेगा और अपने जीवन में, हिंदुस्तान के जीवन में उतारना पड़ेगा। बिल्कुल, गांधी जी की जो दृढ़ता थी और जो उनका विश्वास था, उसी ने उनको एक युग पुरुष बनाया, उसी ने उनको महात्मा बनाया, उसी ने उन्हें राष्ट्रपिता बनाया। और आज के समय में वास्तव में गांधी जी के जो जीवन मूल्य हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको समझने की, इस नए समाज में, इस नए वातावरण में फिर से समझने की बहुत ज़रूरत है। और पूरी दुनिया जो है गांधी के सिद्धांतों को, गांधी के मार्ग पर चलने की बात करती है, और वही एक जो स्थायी रूप से जो कहते हैं विकल्प की बात है, वो उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। तो आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए खालिद साहब आपका भी और वाजपेयी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। नमस्कार। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।